गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमने अपना जो विषय है उस विषय में पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान और अपनी जो क्लासें रही थी वो थी बीए और बीएड फर्स्ट, और पॉइंट अपना जो चल रहा था समानता चल रहा था। तो समानता जो पॉइंट है उसको आगे जारी रखेंगे। समानता के बारे में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो के अंदर अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा था कि समानता किसे कहते हैं, समानता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हमने समानता के आयाम पढ़े थे, 5 प्रकार के जो आयाम थे, जैसे कानूनी समानता है, आर्थिक समानता है, सामाजिक समानता है, राजनीतिक समानता है। तो ये हमने जो 5 आयाम पढ़े थे, इन 5 आयामों के अंदर पहला जो पॉइंट था कानूनी समानता, उसका हमने अध्ययन किया, उसके बारे में हमने जाना। आज जो 2 नंबर है पूछ ले आपसे, तो राजनीतिक समानता। आज जिसका हम अध्ययन करेंगे वह है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक समानता कहते किसे हैं या राजनीतिक समानता होती क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पूछ ले कि राजनीतिक क्षेत्र में किसे कहते हैं, कि राजनीतिक क्षेत्र में को प्रभावित करना, कि राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों को प्रभावित करना ही क्या कहलाती है, राजनीतिक समानता कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है, एक राजनीतिक जो मंच है, उस राजनीतिक मंच पे लोगों को प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है वह राजनीतिक समानता है। या हम कह सकते हैं कि किसी भी नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। कहने का मतलब है कि दूसरी बात करें, दूसरे अर्थों में आपको बताया जाए कि किसी भी नागरिक को जो अपनी राजनीतिक प्रक्रिया है उस राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करना। कि जो राजनीतिक क्षेत्र हैं, जैसे चुनाव लड़ना, मतदान देना, जो उसकी योग्यता हो गई है, उस योग्यता के आधार पे सभी को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति है चुनाव लड़ सकता है, जैसे चुनाव लड़ना, मतदान देना, मत देना, ये सभी किस में आते हैं, राजनीतिक समानता में आते हैं। जैसे राजनीतिक समानता में पूछ लें, 3 ऐसे भी शब्द आएंगे वो राजनीतिक समानता में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, जैसे कुलीन तंत्र, राजतंत्र। इसके अलावा पूछ ले तानाशाही। तो जो 3 हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और तानाशाही, इनको राजनीतिक समानता में शामिल नहीं किया गया है, इनको सम्मिलित नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि इसमें सभी नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं, लेकिन इस तीनों जो प्रक्रिया है शासन की, इनमें क्या नहीं मिलते हैं, समान अवसर नहीं मिलते हैं। क्योंकि राजतंत्र में तो एक राजा का शासन हो गया, एक राजा का शासन होता है, तानाशाही में भी एक प्रमुख व्यक्ति का शासन होता है, और कुलीन तंत्र में एक वर्ग का शासन होता है। तो ये क्या हो गया कि इसमें कुछ विशेष व्यक्तियों को ही शासन का अधिकार मिलता है, कुछ विशेष व्यक्ति ही क्या करते हैं, पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं। तो पूरी संपूर्ण जनता या नागरिक को अवसर नहीं मिलते, इसलिए ये राजनीतिक समानता में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, शामिल नहीं किए गए हैं। इसके बाद पूछ ले कि इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली को, लोकतांत्रिक
प्रणाली को ही शामिल किया गया है। राजनीतिक समानता में किसको शामिल किया गया है? लोकतांत्रिक प्रणाली को किया गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से ही जो लोगों को अवसर मिलते हैं वह कौन सी समानता कहलाती है? राजनीतिक समानता कहलाती है। अब इसके पॉइंट पढ़ेंगे कुछ। राजनीतिक समानता हमने पढ़ी, राजनीतिक समानता के बाद आपसे पूछ ले कि इसके कुछ पॉइंट क्या हैं। तो देखो, पहला इसका पॉइंट है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार कि जिसकी आयु, क्या कह रहा है राजनीतिक समानता में, कि जिसकी आयु या वर्ष कितनी हो गई हो? 18 वर्ष, कि वह नागरिक भारत का जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है तो वह क्या कर सकता है कि अपना वोट या मत डालने का अधिकार रखता है। तो 18 वर्ष की आयु वाला क्या रख सकता है? मत डालने का अधिकार होता है। कहने का मतलब है कि मत डालने का जो अधिकार है वो योग्यता के आधार पे होता है। योग्यता कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष का व्यक्ति है वो अपना मत दे सकता है। जो व्यक्ति है राजनीतिक क्षेत्र में उसे अच्छा लगे उस व्यक्ति को अपना मतदान कर सकता है। इसके अलावा पूछ ले कि मतदान का अधिकार के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं होता है? भेदभाव नहीं होता है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी महिला और पुरुष को समान अधिकार है और किसी भी रंग का व्यक्ति क्यों ना हो उसे अपना मत डालने का अधिकार है। कुछ संविधान द्वारा तय नियमों के माध्यमों से मत देने से वंचित किया जा सकता है। मतदान देने से वंचित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि पागल, अब संविधान द्वारा पागल व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है तो संविधान द्वारा कुछ एक ऐसे पहलू निर्धारित किए जाते हैं जिनके माध्यम से हम क्या नहीं डाल सकते? मतदान देने के अधिकार से हमें वंचित किया जा सकता है। संविधान द्वारा जो बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, उनके आधार पे बात चल रही है। तो पहला हमने पढ़ा मतदान का अधिकार। दूसरा हमसे पूछ ले तो दूसरा हम कहेंगे चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार कि अपने देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत देश में कौन सी प्रणाली है? लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता। जिसकी योग्यता के अनुसार, जिसकी आयु हो गई है चुनाव के लिए, जो योग्यताएं निर्धारित कर रखी है कि 1951 के एक्ट के माध्यम से, 1951 के अधिनियम के माध्यम से भारतीय सरकार ने कुछ योग्यताओं को निर्धारित कर दिया है। उन योग्यताओं के अनुसार हम कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं किसी भी क्षेत्र का। जैसे योग्यताओं की बात करें, प्रमुख 1951 के माध्यम से तय की हुई है कि भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, कि भारत का जो व्यक्ति नागरिक होगा वही व्यक्ति है भारत देश में क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति क्या नहीं लड़ सकता? चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी योग्यता निर्धारित की हुई है वो है आयु, की आयु अलग अलग निर्धारित की हुई है। जैसे बात करें कि सरपंच की आयु है वो 21 वर्ष से प्रारंभ होती है। तो सरपंच या वार्ड पंच 21 वर्ष से लेके जैसे 25, 23, 35 जो आयु निर्धारित की हुई है उस आयु के अनुसार हम उसी वर्ग का चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी जो योग्यता निर्धारित की हुई है वो हमसे पूछ ले तो वो तीसरी योग्यता है अपनी दिवालिया या पागल न हो। दिवालिया या पागल न हो। तो ये जो कुछ योग्यताएं निर्धारित कर रखी है, इन योग्यताओं के आधार पे हम क्या लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा पूछ ले प्रार्थना पत्र का अधिकार।
तीसरी जो राजनीतिक समानता मिली है, हमें प्रार्थना पत्र का अधिकार मिला है। प्रार्थना पत्र का मतलब क्या होता है? अधिकार का मतलब होता है कि प्रार्थना पत्र का अधिकार, पत्र का अधिकार। तीसरी जो योग्यता है वह कौन सी है? प्रार्थना पत्र का अधिकार। कहने का मतलब इस देश का कोई भी नागरिक क्या है, क्या कह रहा है? कोई भी नागरिक है वो राज्य सरकार से क्या कर सकता है या केंद्र सरकार से, अपने देश की सरकार से प्रार्थना कर सकता है। कहने का मतलब शिकायतें सौंप सकता है। नागरिक क्या कर सकता है? अपनी सरकार को शिकायतें कर सकता है। तो शिकायतें करने का अधिकार मिला हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रार्थना पत्र का अधिकार कहते हैं। कि भारत देश का कोई भी नागरिक है अपनी सरकार से क्या कर सकता है कि शिकायत कर सकता है, वही प्रार्थना पत्र अधिकार कहलाता है। फिर पूछ ले कि राजकीय नियुक्तियां, 4 नंबर जो पॉइंट है वह है राजकीय नियुक्तियां व सम्मान प्राप्ति का अधिकार कि 4 नंबर कह रहा है कि राजकीय नियुक्तियां, कहने का मतलब है कि कोई भी जॉब हम सर्विस लग सकते हैं। कहने का मतलब है कि सर्विस, सरकारी कोई भी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। हमें राजनीतिक आधार से वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो। कहने का मतलब हम कोई भी जॉब है वो चाहे सेवा के क्षेत्र में प्राप्त करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करें। हमें शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, और सम्मान भी हमें शिक्षा के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सम्मान का कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कारों को भी प्राप्त करने का अधिकार कि भारत के जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं सम्मान की दृष्टि से जो दिए जाते हैं उनको हमें प्राप्त करने का क्या मिला है? अधिकार मिला है। हमने इसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण या फिर खेल अवार्ड्स जितने भी हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। 5वां पूछ ले, विचारों व अभिव्यक्ति की समानता, अभिव्यक्ति की समानता। कहने का मतलब कि राजनीतिक रूप से, राजनीतिक दलों की हम क्या कर सकते हैं कि सभी नागरिकों को राजनीतिक दलों की आलोचना और प्रशंसा करने का अधिकार प्राप्त है। कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं? आलोचना भी कर सकते हैं और उनकी क्या कर सकते हैं? प्रशंसा भी कर सकते हैं। कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी आलोचना और प्रशंसा करने का हमें क्या मिला है? अधिकार मिला है। तो हमने 2 नंबर कौन सा पढ़ा था? पॉइंट राजनीतिक समानता, कानूनी समानता। 3 नंबर जो पॉइंट पढ़ेंगे सामाजिक समानता। 3 नंबर पॉइंट कौन सा है? सामाजिक समानता। तो देखो सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या निकलता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक समानता 3 नंबर, सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता क्या होती है, इसका अर्थ क्या निकलता है कि समाज की दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। समाज या पारिवारिक दृष्टि से क्या निकलता है? समाज या पारिवारिक दृष्टि से समान कि एक परिवार या पारिवारिक जो दृष्टि है उस दृष्टि में सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी की भागीदारी क्या रहेगी? भागीदारी समान रहती है।
कि भागीदारी की दृष्टि से सभी क्या हैं, समान हैं, समाज और पारिवारिक दृष्टि से। इसके जैसे बात करें कि पहले क्या होता था अपने समाज में, प्राचीन काल में ये ऐसी परंपराएं थी कि अमेरिका और भारत जैसे देश, अमेरिका, अफ्रीका या फिर बात करें भारत, इनमें असमानताएं उत्पन्न होती थी। जैसे करें कि रंग भेद की नीति के कारण, कौन सी नीति के कारण, रंग भेद की नीति थी, उस नीति के कारण सामाजिक समानता है वो नहीं हो पाती थी, मिल नहीं पाती थी। जैसे अमेरिका अफ्रीका की नीग्रो जाति के साथ और भारत में बात करें तो दलित वर्ग के साथ, प्राचीन काल की बात चल रही है कि दलित वर्ग के साथ जो भेदभाव किया जाता था वो सामाजिक समानता में नहीं आता था। लेकिन अब जो जितने भी वर्ग हैं विश्व के सभी वर्गों को एक समान अधिकार देना, वही क्या कहलाती है, सामाजिक समानता कहलाती है। जैसे भारत देश ने तो अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत का अंत कर दिया है, अंत या कह सकते हैं असप्रियता का अंत। कहने का मतलब हम भारत देश में अनुच्छेद 17 के माध्यम से किसी भी वर्ग, दलित या जो भी सामाजिक समूह हैं उसके साथ क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। तो सामाजिक समानता क्या हो गई, समाज और पारिवारिक दृष्टि से समान है, अधिकार देना, भागीदारी देना। पहले जो रंग भेद या दलित वर्ग के साथ जो होते थे उनको छोड़कर नवीन जैसे बात करें कि सभी वर्गों को एक जैसे अधिकार देना, आगे बढ़ने का अवसर देना, यही क्या कहलाती है, सामाजिक समानता कहलाती है। इसके बाद पूछ ले कि जैसे सामाजिक समानता में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। सामाजिक समानता हमें किस पॉइंटों के माध्यम से मिल सकती है, कौन कौन सी सामाजिक समानताएं होती है। पहला है वंश, धर्म, जाति, वंश, धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न किया जाए या एक समान समझा जाए, दर पर एक समान समझा जाए कि कोई भी भारत का नागरिक है वो वंश, धर्म, जाति या वर्ण के आधार पे उसको एक ही माना जाए, एक ही समझा जाए, तभी कौन सी समानता मिलेगी, सामाजिक समानता मिलेगी। कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ग विशेष वंश में वह जन्म ले, किसी भी धर्म में ले, किसी भी जाति में ले, चाहे उसका रंग भी कैसा ही क्यों ना हो, उसे संपूर्ण रूप से एक समझा जाए, एक समान अधिकार समझे जाए, तभी वह क्या होगी, सामाजिक समानता होगी। दूसरी पूछ ले, पुरुषों और स्त्रियों को या महिलाओं को काम प्राप्त करने की स्वतंत्रता या प्राप्त करने की समानता कि महिला और पुरुष दोनों ही क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो काम करने की जो समानता मिली है उसके भी किस्म आएगी, सामाजिक समानता में आएगी। जैसे कहने का मतलब है कि जब वो काम करते हैं तो उनके साथ व्यवहार है वो एक जैसा किया जाए। महिला और पुरुष के साथ अगर वो काम प्राप्त करने की जो समानता है, उस काम करने की जो स्वतंत्रता है, उसमें महिला और पुरुष के साथ व्यवहार कैसा किया जाए, एक जैसा किया जाए, एक समान किया जाए। इसके आगे पूछ ले, सामाजिक समागम, तीसरी कौन सी है भाई, सामाजिक समागम की स्वतंत्रता। सामाजिक समागम की स्वतंत्रता क्या होती है, हमसे पूछें तो ये होता है जैसे कि विवाह संबंधी क्या होती है, विवाह संबंधी खान पान क्षेत्रों पर भेदभाव का निषेध, खान पान क्षेत्रों पर भेदभाव का निषेध
कि सामाजिक समागम वह होता है कि महिला और पुरुष दोनों को विवाह करने से संबंधित किसी भी जाति वर्ग में वह शादी कर सकता है, और खान पान उसका जो संस्कृति है उसको भी अपनाने की जो छूट मिली है, समानता मिली है, वह किस में आएगी? सामाजिक समानता में आएगी। तो ये हमने पढ़ा 3 नंबर पॉइंट सामाजिक के समानता। 4 नंबर पूछ ले आपसे तो आर्थिक समानता। आर्थिक समानता किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आर्थिक समानता 4 नंबर वर्तमान में जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वह आर्थिक समानता का है, महत्वपूर्ण जो रखता है वर्तमान के दौर में आर्थिक समानता रखती है, आर्थिक क्षेत्र रखता है। कहने का मतलब आर्थिक क्षेत्र का अगर संतुलन सही हो तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। कहने का मतलब है अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है जिसको आर्थिक समानता मिली होती है, उसकी समाज हर क्षेत्र हर वर्ग में क्या है उसको स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद देखो पूछ ले आपसे कि रूसो एक विद्वान हुआ था। रूसो ने अपना ग्रंथ लिखा था। पूछ ले कि रूसो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ है, उसने अपना एक ग्रंथ लिखा है। पूछ ले सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रूसो का प्रसिद्ध जो ग्रंथ था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो मुख्य ग्रंथ था, उसमें क्या लिखता है? रूसो कहता है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए। क्या लिखा है? सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न तो अमीरों की संख्या बढ़ पाए और न ही भीख मंगों की संख्या बढ़ पाए। क्या लिखा है रूसो ने अपने ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में? कि सरकार की जो नीति है वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नीति को लागू करनी चाहिए जिस नीति के माध्यम से न तो अमीर ज़्यादा हो पाए देश में और न ही गरीबों की संख्या बढ़ पाए, दोनों का संतुलन बना रहे। जो अमीर और गरीब के बीच जो वर्दी और गरीबी की रेखा है, जैसे अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, तो सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो अमीर हैं उनकी संख्या न बढ़े और न ही गरीबों की संख्या बढ़े। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज में आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए। क्या कह सकते हैं? अर्थात समाज में आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए, कि समाज में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? आर्थिक असमानताएं नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि आर्थिक आशय क्या निकलता है आर्थिक समानता का? कि आर्थिक समानता का मतलब है कि किसी कार्य के लिए सभी को समान समझा जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य है उस कार्य हेतु सभी को कौन सा दर्जा दिया जाए? समानता का दर्जा दिया जाए। अर्थात वेतन कार्य घंटे कह सकते हैं समय के आधार पर भेदभाव न किया जाए, कि वेतन सभी का एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, समय है वो एक जैसा होना चाहिए समान कार्य के लिए। और पूछ ले आपसे कि
उचित वेतन, उचित समय और कार्य मिलता रहेगा तो व्यक्ति के मध्य क्या नहीं आ पाएगी, आर्थिक समानता है, असमानता नहीं हो पाएगी, सभी के मध्य आर्थिक समानता रहेगी। अब पूछ ले कि आर्थिक जो समानता है उसके पॉइंट क्या हैं, तो देखो आर्थिक समानता कहाँ किन किन नीतियों पे लागू होती है। तो पहला है कि सभी व्यक्तियों को पर्याप्त रोजगार मिले, वेतन मिले, कि सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को पर्याप्त रूप से रोजगार मिले और वेतन मिले। कहने का मतलब है कि रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे तो आर्थिक असमानता उत्पन्न नहीं होगी। इसके अलावा कि अवकाश भी मिले, अवकाश कि सभी व्यक्तियों के भारत के जितने भी रोजगार मिले, वेतन मिले और क्या मिले, अवकाश मिले। 2 नंबर पॉइंट पूछ ले आपसे कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या अंग भंग की स्थिति में, अंग भंग की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, कहने का मतलब ये हो गया कि कोई बेरोजगार है, उसे उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं, या कोई वृद्ध व्यक्ति है जो कार्य नहीं कर सकता, या कोई बीमार हो गया वह कार्य नहीं कर सकता, या अंग भंग, कहने का मतलब विकलांग की स्थिति में जो व्यक्ति चला गया, ऐसी स्थितियों में राज्य सरकार हैं उनकी आर्थिक मदद करें ताकि आर्थिक असमानता उत्पन्न न हो। 3 नंबर पूछ ले आपसे कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य हेतु समान वेतन मिले, कि कोई भी कार्य एक जैसा काम हो, एक जैसा कार्य हो तो महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य हेतु क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। जैसे बात करें कि राज्य सरकार ने लागू भी कर रखा है, अगर कोई जैसे महिला और पुरुष दोनों फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, फर्स्ट ग्रेड सर्विस हैं या जो भी सर्विस हैं, तो उस सर्विस का जो भी पेंशन है, जो भी वेतन है, वो उन्हें दोनों को क्या मिलता है, समान मिलता है, पद के हिसाब से बराबर रहता है। चाहे वह किसी भी विषय का लेक्चरर क्यों ना हो, फर्स्ट ग्रेड में अगर कोई महिला है, ज्योग्राफी, साइंस, किसी भी लेक्चरर हो, वेतन क्या मिलेगा, समान मिलेगा। तो किसी भी कार्य हेतु वेतन क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। इसके अलावा कि देश की संपत्ति, उत्पादन कुछ व्यक्तियों के हाथों में नहीं होनी चाहिए, कि देश के कुछ व्यक्ति, गिने चुने जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के हाथों में देश की संपत्ति और उत्पादन जो क्षमता है वो उनके हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, उनके पास नहीं होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को न्यूनतम भौतिक आवश्यकताएं प्राप्त हो, सभी 5 नंबर है, सभी व्यक्तियों को, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा अपना जो चैप्टर है ये, व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताएं प्राप्त
तो जितने भी व्यक्ति हैं उनको जो भी सामग्री सहायक चाहिए वो सभी क्या हो, उपलब्ध होनी चाहिए। ये चैप्टर है अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे।